हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पहला सबसे पहले पता लगाया गया था। तो 1498 में कब 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए एक पुर्तगाल का यात्री था। क्या नाम था इसका? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये नाम याद रखना पड़ेगा। वह समुद्री मार्ग का पता लगाया था। दूसरा क्वेश्चन, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इसी में इसका आंसर देखो। इजाज़त का मतलब होता है परमिशन लेना या फिर अनुमति लेना। तो इजाज़तनामे से आशय एक ऐसा अनुमति पत्र है जिसे प्राप्त करने के लिए अमुक व्यक्ति को अमुक काम करने का हक मिलता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई भी काम करने का हक मिलता है। जैसे इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी और जो बाद में राज करने लग गई, उन्होंने 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जो वहाँ की प्रमुख थी, उससे एक इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। ऐसा इजाज़तनामा कि व्यापार करने का। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो क्या है कि भारत के अंदर मसाले, कपड़े, ये चीज़ अच्छी मिलती थी, तो सभी व्यापारिक कंपनियां ये सब खरीदना चाहती थी। मतलब एक ही तरीके की वस्तुएं खरीदना चाहती थी और सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। अपने व्यापार करने आएगा तो मुनाफे के लिए करेगा, तो अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर माल क्रय कर का प्रयास करती थी। मतलब कि क्रय करना मतलब कि चीज़ों को खरीदना। तो अगर कम मूल्य पर चीज़ें खरीदेंगी और ज़्यादा मूल्य पर बेचेगी तो उनका लाभ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करती थी। अब बाजारों पर कब्जे की होड़ में कंपनियों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब अलग अलग जगह पर मालों को बेचा और ख़रीदा जाता था भारत में। तो वहाँ पर किसकी मोनोपोली हो ना, किसका माल सबसे ज़्यादा, कौन माल सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे, तो इसके लिए जो व्यापारिक कंपनियाँ थी उनमें लड़ाइयाँ चालू हो गई भारत के अंदर। सहायक संधि की क्या शर्तें थी? ठीक है, इसका मतलब है कि अंग्रेज क्या करते थे, जो देसी राजा होते थे, छोटे छोटे जो राजा होते थे, उनको सहायता प्राप्त प्रदान करने के लिए, मतलब जो छोटे छोटे राजा होते थे भारत के अंदर, उनको सहायता प्रदान करने के नाम पे उनका
राज्य हड़पने की नीति बनाते थे। जैसे कोई भी अगर राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो उसका जो विदेशी नीति है, मतलब किसी और राज्य से मित्रता करना या दुश्मनी करना, ये कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी के अलावा एक हवाले कर देगा। उसका दूसरा पॉइंट, कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्य से युद्ध या संधि मित्र नहीं करेगा। ये ऊपर वाले पॉइंट का ही आगे का है कि कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। तीसरा पॉइंट, देशी राज्य कंपनी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अंग्रेज के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय व्यक्ति को अपने दरबार में शरण या नौकरी नहीं देंगे। मतलब कि अगर जैसे अंग्रेज तो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, तो बाकी यूरोपीय भी थे भारत में मौजूद थे, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांस, ये सब। तो अंग्रेज़ों की अनुमति मतलब परमिशन के अलावा अन्य जो यूरोपीय हैं उनको अपने दरबार के अंदर ना आश्रय देंगे, ना शरण देंगे, ना नौकरी देंगे। देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेगी। अंग्रेज रेजिमेंट से मतलब एक अंग्रेज सेना रखेगी, ठीक है। और रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही जो रियासत है या जो देसी राजा हैं अपना शासन चलाएंगे। वो जो रेजिमेंट का प्रमुख होता था वो अंग्रेज़ों की तरफ से उस राजा को ऑर्डर देता था किस तरीके से आपको अपना जो राज्य है वो चलाना है।